आज हम ये चारों कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहला है हमारा एक्रूअल सिस्टम। मैंने कहीं पर चाय पी। जब उसने मुझसे चाय की पेमेंट मांगी तो मैंने उसे कहा कि तुम कल आना। जिस दिन मैंने चाय पी उस दिन थी 20 अगस्त। हम एक सिंपल सा बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। और जिस दिन मैंने उसे पेमेंट करने को कहा वो डेट थी 21 अगस्त, एक दिन बाद। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने चाय पी है और जिसकी पेमेंट मुझे कल करनी है, इसकी एंट्री मैं इस 20 अगस्त में करूंगी या 21 अगस्त में करूंगी? अब आप सब मुझसे कहेंगे कि 21 अगस्त में, क्योंकि चाय भले ही मैंने 20 अगस्त को पी है लेकिन मेरी जेब से कैश 21 अगस्त को निकला। पेमेंट मैंने उसे 21 अगस्त को की। ये गलत है। इस बात को समझते हैं? जब मैंने चाय पी 20 अगस्त को, मैंने उससे कहा कि पेमेंट हिसाब में लिख लेना। 21 अगस्त को वो पेमेंट लेने आ गया और मैंने उसे कैश दे दिया। यहाँ हमारी जेब से कैश निकल गया। अब हम क्या मानकर चलें कि हमारा खर्चा 20 अगस्त को हुआ है या 21 अगस्त को हुआ है? हम अपना खर्चा, जो हमारा एक्सपेंस है, वो 20 अगस्त को ही होगा, उसी को मानकर चलेंगे, क्योंकि खर्चा तो हमारा यहाँ हो गया। अब वो पैसे लेने कभी भी आ सकता है। खर्चा तो जो हमारा यहाँ होना था 20 अगस्त को ही हो गया। अब हम पैसे उसे 21 को दें, 22 को दें, 4 दिन बाद दें, 10 दिन बाद दें या कभी भी दें, उसकी एंट्री हम 20 अगस्त की डेट में ही करेंगे। इसे कहते हैं एक्रूअल सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि हमारी जेब से कैश कब निकला। जिस दिन हमारा एक्सपेंस इनकर हो गया वही डेट की एंट्री हमारे अकाउंट्स में होगी। उसे कहा जाता है एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम मतलब when the expenses are incurred, जब भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं उसी दिन हम एंट्री कर देंगे। भले ही हमारी जेब से कैश कभी भी निकला हो, कभी भी हम उसकी पेमेंट करें, लेकिन जिस दिन वो एक्सपेंस इनकर हो गया, जिस दिन वो खर्चा हो गया, उसी दिन हम उसकी एंट्री कर देंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि मैंने कुछ सेल किया। मेरा एसी का शोरूम है और मैंने एसी सेल कर दिया। यहाँ मैंने एसी सेल किया उधार पे 15 अगस्त को। जिसने मुझसे एसी खरीदा उसने मुझसे कहा कि मैं आपको पेमेंट 15 दिन बाद करूँगा, 15 डेज लेटर। अब क्या करूँ मैं? यहाँ से तो मैंने सेल कर दी है, एसी तो चला गया। अब क्या मानकर चलूँ मैं कि मैं इसकी एंट्री 15 अगस्त को करूं या 15 दिन बाद करूं, जिस दिन मेरे पास कैश आएगा? बिल्कुल नहीं, मैं इसकी एंट्री 15 अगस्त को ही कर दूंगी। यहाँ मेरी इनकम इनकर हो चुकी है, वो पैसा आज नहीं तो कल आना ही है, ये तो पक्की बात है। वो पैसा तो ज़रूर देगा मुझे, ये पक्की बात है, क्योंकि यहाँ मेरी इनकम इनकर हो चुकी है। मैंने तो सेल कर दी, ये इनकम मेरी आज नहीं तो कल होगी ही होगी। पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा तो वो मुझे देगा ही।
भले ही वो 15 दिन बाद दे या 20 दिन बाद दे। तो इसे कहा जाता है एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम, जिस दिन हमारा खर्चा या जिस दिन हमारी इनकम इनकर हो जाती है, अकर हो जाती है, उसी दिन हम उसकी एंट्री कर देते हैं। वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन दैट डेट, हमें उस डेट को रिकॉर्ड करना है व्हेन द इनकम और एक्सपेंसेस इनकर्ड, जिस दिन वो इनकर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? मान लेते हैं कि ये मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, जिसे हम P&L अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ मेरे परचेजेस हैं, यहाँ मेरी सेल्स हैं, यहाँ मैंने 10 लाख की परचेज करी है और 15 लाख की मुझे सेल हुई है। ये जो मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर जो मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ मैं 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की। ये परचेज है मेरी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की। और ये सेल्स है मेरी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 की। जो मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बना रही हूँ, ये है मेरी 1 अप्रैल 2018 31 मार्च 2019 की। यहाँ मैंने परचेजेस जो दिखाए हैं वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के हैं। यहाँ जो सेल्स दिखाई है वो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 की है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप मुझे क्या कहोगे? क्या कहोगे आप मुझे? क्या मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया? मैंने 10 लाख के परचेज किए थे, 15 लाख की सेल्स कर दी, क्या मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया? बिल्कुल गलत। कैसे? परचेजेस हैं आपके अप्रैल से मार्च के 2018 और 19 के, और सेल आप दिखा रहे हो जनवरी से दिसंबर तक की 2018 और 19 की। डेट, अब आप सोचोगे क्यों ना इस डेट को हम चेंज कर दें। आप कहोगे चलो इसको भी जनवरी और यहाँ भी हम दिसंबर की दिखा देते हैं। क्या ये सही है? ये अब भी गलत है। यहाँ कौन सी डेट है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें इस डेट को देखना है, इस डेट को, कि ये हमारे कौन से साल की स्टेटमेंट बन रही है, कौन से साल का हम अकाउंट्स बना रहे हैं। जो डेट यहाँ होगी उसी के परचेजेस यहाँ दिखाए जाएंगे, और जो डेट यहाँ होगी उसी डेट की सेल्स यहाँ दिखाई जाएंगी। समझ आया आपको? ये नहीं कि आप सोचो कि हमने 4 दिन पहले कितना खर्चा किया था और 10 दिन हमने इतनी कमाई करी है, तो आप हिसाब लगा लो, तो ये गलत है। अगर आप 4 दिन के एक्सपेंसेस अपने निकालोगे तो आप अपनी इनकम भी 4 दिन की ही काउंट करोगे, क्योंकि आप 4 दिन की निकाल रहे हो। अगर आप 10 दिन की निकाल रहे हो तो आप 10 दिन की एक्सपेंसेस और 10 दिन की इनकम ही लोगे। तो जो डेट यहाँ पर है उसी डेट के खर्चे आपके यहाँ होने चाहिए,
उसी डेट की इनकम आपकी यहाँ होनी चाहिए। इसीलिए इसे कहा गया मैचिंग कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स की। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एक तरफ होती है लायबिलिटीज और कैपिटल, अभी मैं आपको ये चीज बताती हूँ, और दूसरी तरफ होती है एसेट्स। अभी कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको रफली एक चीज बता देती हूँ। एसेट्स हैं हमारे जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। मोर देन 1 ईयर मतलब हमारे अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, क्योंकि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। तो जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है वो हैं हमारे एसेट्स। ये चीज़ मैं अभी आपको रफली बता रही हूँ, एसेट्स के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। हमारे एसेट्स कौन से हैं? जैसे हमारी मशीनरी, हमारी बिल्डिंग। यहाँ हमारी बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि बिल्डिंग की कीमत जब हमने ली थी, हमने बिल्डिंग 10 लाख में ली थी। जब भी ली, 5 साल, 10 साल पहले या 2 साल पहले, कभी भी ली, हमारी बिल्डिंग की कीमत, उसका प्राइस 10 लाख रुपए था। आज यही बिल्डिंग हमारी 50 लाख की हो गई। अब आप क्या करेंगे? ये जो एसेट्स आपने यहाँ शो किए हैं, इस बिल्डिंग का प्राइस आप क्या दिखाएंगे बैलेंस शीट में? ये 10 लाख या ये 50 लाख? आप सब कहेंगे कि 50 लाख। हम यहाँ 50 लाख दिखा देते हैं और आप बोलेंगे कि 50 लाख ही दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट हम अपने बैंक लेके जाएंगे, हम अपने कंपनी के यूजर्स को दिखाएंगे, या और भी कई पर्पस के लिए हमारी बैलेंस शीट यूज होगी, तो इससे हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग 50 लाख की है। आप बिल्कुल गलत हैं। हमारी बिल्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की ही दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? मान लेते हैं कि इस तरह से तो हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है। कोई कहता है कि मेरी बिल्डिंग आज की डेट में 50 लाख की है, कोई कहता है कि मेरी बिल्डिंग आज की डेट में 40 लाख की है, कोई कहता है मेरी तो 60 लाख की है। कोई भी अपने बिल्डिंग की रेट कम नहीं बताएगा। तो क्या होगा? अब क्या हम हर किसी की वैल्यूएशन कराते रहेंगे? किसी ने बैलेंस शीट देखी, अब जाके वो पहले वैल्यूएशन करा कर आएगा उसकी? तो इतने झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि बिल्डिंग जिस रेट पर खरीदी गई थी, हम वही रेट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसी पे एसेट्स को शो किया जाता है बैलेंस शीट में। एक तो हुई ये बात। अब मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग जो हमने 10 लाख में खरीदी थी, आज इसकी कीमत सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई है। अब क्या करें? 8 लाख रुपए में दिखा दे। अब आप सोचेंगे अभी अभी तो मैंने बोला कि ये ओरिजिनल कॉस्ट में आनी चाहिए, अब हम 8 लाख क्यों दिखाएंगे? यहां तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हो गई। क्या हम 8 लाख दिखाएंगे? बिल्कुल, हम 8 लाख ही दिखाएंगे। अब हम 10 लाख नहीं दिखाएंगे अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट, हम 8 लाख दिखाएंगे। अगर हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट 50 लाख हो जाती है तो हम 10 लाख दिखाएंगे। अगर 8 लाख की हो जाती है तो 8 लाख ही दिखाएंगे, क्योंकि यहां लगता है हमारा डेप्रिसिएशन। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं अभी आपको एक रफली बता देती हूँ कि यहाँ पे एक टॉपिक आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स।
उसे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझानी है कि बिल्डिंग की कॉस्ट या हमारे एसेट्स की कॉस्ट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। इसे कहा जाता है हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अब हम बात करें मैटरनिटी कंसेप्ट की। हमारा मैटरनिटी कंसेप्ट क्या है? मैटरनिटी कंसेप्ट वो है जो ये कहता है कि हर वो चीज जो जिसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने से उसके यूजर्स का डिसीजन चेंज हो जाए, वो सेपरेटली दिखानी है। सेपरेटली कैसे? यहां कहते हैं डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फिगर और ट्रांजैक्शन सेपरेटली। अभी हमने बात करी बैलेंस शीट की, हमारे एसेट्स की। एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा जिनकी लाइफ होती है, जैसे हमारी मशीन्स, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा फर्नीचर, जो भी चीज़ें बिजनेस में यूज़ होती हैं प्रोडक्शन के लिए, जो भी चीज़ें हमारी बिल्डिंग में यूज़ होती हैं वो सेल के लिए नहीं होती, नॉट फॉर सेल। हम एसेट्स को कभी भी सेल नहीं करते बिजनेस में। चलिए, ये तो हुई बात यहाँ पे बिल्डिंग की, फर्नीचर की या हमारी मशीनरी की। ये सब हमने एसेट्स मान ली जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। हमारे बिजनेस में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती हैं। जैसे हम अपने बिजनेस में कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं, स्टेपलर का भी यूज़ करेंगे, पंचिंग मशीन का भी यूज़ करेंगे। क्या हम ये चीज़ें भी रोज रोज खरीदते हैं? इनकी लाइफ भी तो 1 साल से ज़्यादा होती है। एक बार खरीद ली तो खरीद ली। अब इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख रुपए। इसकी फर्नीचर की कितनी होगी? 20 लाख रुपए। मशीनरी की कितनी होगी? मान लीजिए इसकी 60 लाख रुपए है। और यहाँ हमारे कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपए। स्टेपलर की कॉस्ट कितनी होगी? 50 रुपए। ये पंचिंग मशीन की कॉस्ट, चलिए 50 रुपए। हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपए। अब क्या करें? ये सारी चीज़ें भी तो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। हमारा कैलकुलेटर है वो भी 1 साल से ज़्यादा चलता है, हमारा स्टेपलर है वो भी 1 साल से ज़्यादा चलता है, पंचिंग मशीन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब चीज़ें हमारी 1 साल से ज़्यादा चलती हैं। क्या करें? अब हम इनको बैलेंस शीट में एसेट्स के साथ दिखाएं। चलिए, मान लिए इनको एसेट्स के साथ दिखा देते हैं। मान लेते हैं एक बात के लिए हमने बैलेंस शीट बनाई और यहाँ पे हैं हमारे एसेट्स। अब एसेट्स में क्या दिखाएं? कैलकुलेटर, हमारा पेन, हमारा पेपर, हमारी पंचिंग मशीन, इनकी वैल्यू क्या होगी? 50 रुपए, 60 रुपए, 10 रुपए। उसके बाद दिखा रहे हैं हम बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। क्या करें? मतलब आप खुद सोचिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कितनी अजीब लगेगी, कितनी वैसी लगेगी जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई पढ़ेगा। वो क्या पढ़ेगा कि कैलकुलेटर 100 रुपए। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी कंपनी, हमारे स्टेशनरी उसमें दिखा रहे हैं 200 रुपए के, हमारी पंचिंग मशीन दिखा रहे हैं हम उसमें, हमारा स्टेपलर दिखा रहे हैं। तो क्या क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमारे यूजर्स के आगे? तो इसके लिए मैटरनिटी कंसेप्ट क्या कहता है? इसके लिए मैटरनिटी कंसेप्ट कहता है ये जो मिसलेनियस थिंग्स हैं
जिनका क्राइटेरिया तो फिक्स्ड एसेट्स में है, क्राइटेरिया तो जिनका फिक्स्ड एसेट्स में है। ये जो मिसलेनियस थिंग्स हैं हमारे, ये छोटे छोटे जो प्रिंटिंग हो गई, स्टेपलर हो गया, कैलकुलेटर हो गई, ये सब मस्ट कम अंडर P&L। ये कहाँ जाना चाहिए? P&L अकाउंट में। ये सब P&L अकाउंट में जाना चाहिए। तो मैटरनिटी कंसेप्ट में हमने एक तो ये बात सीखी, और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने या ना करने के कारण हमारा डिसीजन, हर ट्रांजैक्शन यूजर्स का डिसीजन चेंज कर दे, हर वो ट्रांजैक्शन जो यूजर का डिसीजन चेंज कर दे, उन्हें सेपरेटली दिखाओ।